हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम फिर से एक टीडीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है सेक्शन 194A। प्रैक्टिकली इस सेक्शन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप एक एज अ आर्टिकल हो या आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन ऑल्सो आपके लिए ये सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारी वेबसाइट www.taxgani.com इसके ब्लॉग सेक्शन में इसके रिलेटेड जो हमने आर्टिकल को पब्लिश किया है उसे भी आप डिटेल में रीड कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। जैसे कि आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है 194A, जो बात करता है किसके ऊपर कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट other than interest on securities। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होती है, अब सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, बॉन्ड है, शेयर्स है, उसके ऊपर जो हमें सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए ये सेक्शन बात नहीं करता है। इसके लिए कौन सा सेक्शन बात करता है, इसके लिए 193 बात करता है। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल्ड में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं 194A के ऊपर, जो कि हमें बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस के वीडियोज में भी बताया है कि कोई भी अगर आप टीडीएस के सेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हो या उसे समझना चाहते हो तो आपको उसके 5 से 6 पॉइंट्स होते हैं, उससे अगर आप समझ लेते हो तो आपको वो सेक्शन पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज भी हम उसी वे में जाएंगे। फर्स्ट होता है डिडक्टर, सेकंड डिडक्टी। किसी भी सेक्शन के लिए आपको ये 5-6 पॉइंट्स पता होना जरूरी है, तब जाके आप उसके टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हो एंड उसका जो आगे के कंप्लायंसेस है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। थर्ड होता है थ्रेशोल्ड लिमिट, कि उसमें कितने के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना आपकी लायबिलिटी बन जाती है। फोर्थ है रेट, क्या रेट से आपको डिडक्ट करना है। फिफ्थ है कि उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा। सिक्स है एनी एग्जम्पशंस, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो आपको ये सेक्शन और इसके जैसे और भी जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है डिडक्टर। अब अगर डिडक्टर की बात हो रही है, ठीक है, अब डिडक्टर में कौन कौन आता है, तो एनी पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, अब एनी पर्सन की क्या डेफिनेशन है ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है, जिसमें कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंटिटी, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। बट इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर कोई पर्सन है एंड अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 1 करोड़ एंड अगर प्रोफेशन है तो 50 lakhs। अगर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर इनकी इंक्रीज हुई है देन ओनली ये एलिजिबल हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं टीडीएस डिडक्ट के लिए। अदरवाइज अदर दैन इंडिविजुअल एचयूएफ उन्हें टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, बट उन्हें हर एक केस में टीडीएस जो है वो लायबल है डिडक्ट करने के लिए। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर बिजनेस है तो 1 करोड़, प्रोफेशन है तो 50 lakhs की अगर टर्नओवर एक्सीड हो रही है देन ओनली वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हो जाते हैं। सेकेंड है डिडक्टी। अब डिडक्टी भी कौन होना चाहिए, तो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। बाकी तो डिडक्टी कौन होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट कोई है तो उसके लिए सेक्शन क्या है, 195 है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब इसके हम देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए जैसे कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अब इसमें आप मान के चलिए कि जो डिडक्टर है ये कोई बैंक है या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक होगी या पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, इनके केस में अगर ये किसी इंडिविजुअल पर्सन को, जिसमें कि वो अगर मान के चलिए कि बिलो 60 मीन्स सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो उस केस में 40,000। एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए, बट अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000। तो अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन 40,000 एंड सीनियर सिटीजन है तो 50,000, अगर इससे ज्यादा का इंटरेस्ट पे करती है
देन टीडीएस एप्लीकेबल डिडक्ट के लिए वो हो जाते हैं। ठीक है, तो एक हो गई बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक, एक हो जाते हैं डिडक्टर में। अगर मान के चलिए कोई अदर देन बैंक एंड ये है अदर पर्सन के लिए, अदर पर्सन के केस में जो लिमिट है वो है 5000। ठीक है, अगर 5000 से ज्यादा का कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर बैंक के केस में है तो ये दो लिमिट है कि बैंक अगर इंटरेस्ट पे करती है तो इसके ऊपर अगर कोई जाता है देन वहां पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब तो हमने डिडक्टर देख लिया, डिडक्टिव देखा, थ्रेशोल्ड लिमिट देखा। अब हम बात करते हैं रेट। तो इसमें रेट कितना एप्लीकेबल है? 10%। हमें जो भी लिमिट दिखाया है उसमें 10% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। 5th पॉइंट है नेचर ऑफ पेमेंट। अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ पेमेंट, एक होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब अगर आप बैंक में कोई भी अपने फंड्स को अगर टाइम डिपॉजिट के लिए रखते हो तो उसमें टाइप होते हैं, एक होता है एफडी, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इवन सेविंग अकाउंट पे भी आज के डेट में जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो नहीं, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग में मिलता है, आरडी में मिलता है, एफडी में मिलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो इसके ऊपर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो ओनली एफडी एंड आरडी के जो इंटरेस्ट इनकम होगी उसके ऊपर जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसमें भी अलग से पॉइंट है जो कि हम आगे देखेंगे। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। किसी से हमने अगर लोन एंड एडवांस लिया है तो उसमें भी जो है टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। तो हमने देख लिया कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए अदर देन सिक्योरिटीज, जो कि हमने पहले भी देख लिया था। 6th पॉइंट है एग्जम्पशंस। अब इसमें कुछ एग्जम्पशंस है क्या? तो यस, इसमें काफी सारे एग्जम्पशंस है। जैसे कि फर्स्ट एग्जम्पशन अगर हम देखें, जैसे कि एग्जम्पशंस की अगर हम बात करें, एग्जम्पशंस एंड नेचर ऑफ पेमेंट एंड रेट, इसके ऊपर हम लोग हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे भी आपको पोस्ट डाल देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि आपको ये सारे जो अपडेट्स हैं जिसके नोट्स है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो एग्जम्पशंस, तो सबसे पहला एग्जम्पशंस है कि अगर सेविंग अकाउंट में आपको मिल रहा है इंटरेस्ट तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। वो चाहे आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जैसे 40 एंड 50 है, तो अगर आपको वो 1 लाख भी मिल रहा है देन ऑल्सो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकंड हो जाता है कि अगर कोई इंटरेस्ट पेड हो रहा है बाय फर्म टू पार्टनर्स। ठीक है, अगर कोई फर्म किसी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट पे करती है तो उस पे भी जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अभी जो बजट 24 आया था उसमें एक पॉइंट आया है, वो क्या है? जो बजट 24 है उसमें एक पॉइंट नया सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है 194T। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को एनी पेमेंट, कोई भी अगर पेमेंट करती है जिसकी जो कि 20,000 से ज्यादा का है तो उस पे टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 10% से। ठीक है, अब एनी पेमेंट मीन्स क्या होगा? सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट, सब पेमेंट को इस पे जो है टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया है। बट ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये होगा 1 अप्रैल 25 से। मीन्स अगर 31 मार्च तक आप अगर एक फर्म हो और अगर आप अपने पार्टनर्स को कोई पेमेंट कर रहे हो, फिर चाहे वो इंटरेस्ट हो, रेमुनरेशन हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको, अगर आप 20,000 से ज्यादा का अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हो तो उसमें इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। अभी तक 31 मार्च 25 तक क्या है कि इंटरेस्ट अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को करती है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कि जैसे कि हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, हमें अगर इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है तो इनकम टैक्स का अगर रिफंड होता है तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसे विथ इंटरेस्ट पे करती है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, नो टीडीएस, ये भी टीडीएस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड जो होते हैं वो भी टीडीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट पेड कर रही है किसी बैंक को, LIC या UTI
या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है कि इन्हें अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसमें जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कई बार होता है ना कि हम लोग होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एंड उसके जो हम ईएमआई पे करते हैं उस ईएमआई में इंटरेस्ट का भी पोर्शन होता है, बट उस इंटरेस्ट पे हम क्या करते हैं, टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। तो इसमें भी अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन कर रहे हो तो उसमें नहीं है, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप कोई नेशनलाइज बैंक को पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप एनबीएफसी को कर रहे हो, जैसे कि रिलायंस फाइनेंस हो गई, बट अगर आप कोई एनबीएफसी को कोई ईएमआई या इंटरेस्ट पे कर रहे हो देन आपको उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके रखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन अगर आप नेशनलाइज बैंक को कोई ईएमआई पे कर रहे हो जिसमें कि इंटरेस्ट का भी पोर्शन है तो उसमें टीडीएस नहीं है। लेकिन अगर आप एनबीएफसी को कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसमें आपको टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब 6th एक और एग्जम्पशन है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, अगर उसका प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो बिलो 50 करोड़ है तो उन्हें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर वो कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने किसी मेंबर को। लेकिन अगर उनका जो भी रिसिप्ट है प्रीवियस ईयर का वो अबाउ 50 करोड़ है, ठीक है, तो वो अगर उनके किसी भी मेंबर को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें सेम लिमिट एप्लीकेबल हो जाता है, 40,000 फॉर नॉर्मल एंड 50 फॉर सीनियर सिटीजन। अगर इससे ज़्यादा पे करते हैं तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर टीडीएस की जो लायबिलिटी है वो आ जाएगी। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अगेन टर्नओवर को देखा जाएगा कि अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है एंड अगर वो उनके मेंबर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो 40 एंड 50 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाती है, उसके हिसाब से उन्हें जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो ये है एग्जम्पशन, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट पेड फर्म, वो सब है। इसमें और एक पॉइंट आ जाता है, मान के चलिए किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए, ठीक है, इनकी एज है 35 इयर्स के है ये, ओके। अब इनको क्या हो रहा है कि बैंक से ना इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, ठीक है, एफडी से ही हुए, ठीक है। अब वो कितनी आई, 1.5 लाख, ठीक है। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये 35 इयर्स के मीन्स सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इनके लिए जो लिमिट है वो क्या है, 40,000 एंड 1.5 लाख उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे टीडीएस लॉजिकली देखा जाए तो डिडक्ट करना चाहिए। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक को मीन्स डिडक्टर को, डिडक्टर जो पार्टी है उन्हें 15G का फॉर्म सबमिट किया। अब 15G का फॉर्म क्या, ये फॉर्म क्या होते हैं कि अगर आपके ये फॉर्म क्या बोलते हैं, इसके लिए जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 197A, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन या HUF इसमें है अदर देन कंपनी, एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म एंड कंपनी के अलावा अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एंड अगर वो 15G या 15H, ये दो फॉर्म होते हैं, अगर आप इसे सबमिट करते हो बैंक में देन बैंक जो है वो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इस पर्सन का इस इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर ये पर्सन आईटी रिटर्न फाइल भी करते हैं लेकिन इनका जो बेसिक इनकम का जो लिमिट है, बेसिक इनकम का जो स्लैब है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इन्हें आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड वो उसमें लायबल भी नहीं है। इसीलिए ये फॉर्म है 15G एंड 50H कि जिसमें अगर वो फिलअप करके बैंक को सबमिट करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं विद देयर पैन, देन उसमें टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाता है, बैंक उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करती इवन दो वो लिमिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर यही 1.5 लाख के अलावा अगर 4 या 5 लाख होगा तो शायद टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि इनका एज 35 है, इनके केस में 3 लाख का एंड 2.5 लाख का जो लिमिट है स्लैब बेसिक इनकम लिमिट ये है। बट यही अगर ये सीनियर सिटीजन होते, 35 ना होते 65 होते तो भी ये 15H का फॉर्म फिलअप कर सकते थे एंड उस केस में भी उन्हें आईटीआर करने की जरूरत नहीं है एंड बैंक जो है उनका टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी। तो ये दो केसेस है कि 15G किसके लिए है, जो बिलो 60 है, ठीक है, एंड 15H फॉर्म फिलअप करना होता है किसे, सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। एंड अगर उनकी
प्रीवियस ईयर में जो इनकम है वो बेसिक लिमिट से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। इससे अगर कम है तो वो ये फॉर्म जो है ये फिलअप करके बैंक को दे सकते हैं एंड बैंक इस केस में जो है उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। ये पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। अभी हम 3 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैं आपको 3 सेक्शन में एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक है मिस्टर ए, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इनका ना एक बैंक में अकाउंट है, मान के चलिए एसबीआई में इनका अकाउंट है, ओके। अब एसबीआई में इनका अलग अलग लोकेशन पे, एक है मुंबई में, एक है इंदौर में, एक है दिल्ली में, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग ब्रांच में इनका अकाउंट है। अब मुंबई ब्रांच से इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000, इंदौर से 20,000, दिल्ली से मान के चलिए 15,000, ठीक है। अब अगर इसकी हम टोटल करेंगे तो कितनी हो रही है? अगर आप इंडिविजुअली देखोगे 30, इनका जो एज है 45 ईयर्स के है, ठीक है। मीन्स ये रेसिडेंट है एंड इनका जो एज है 45 है, बिलो 60 है, दैट मीन्स इनके लिए जो लिमिट होगी वो क्या होगी? 40,000 की, ठीक है। ओके, अब इन्हें मुंबई से कितना मिला? 30, जो कि बिलो 40 है, तो टीडीएस इधर अगर देखा जाए तो नहीं डिडक्ट होगा। इधर 20 कम है, 15 कम है, तो अगर इंडिविजुअल ब्रांच वाइज अगर हम देखेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, उसकी लायबिलिटी नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम टोटल करेंगे तो 50, 60, 65 हो रहा है। तो 65 अगर इनका टोटल हो रहा है एंड जो कि अबाउ 40 है, तो इस केस में क्या टीडीएस बैंक डिडक्ट करेगी? तो यस, बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये सेक्शन हमें क्या बोलता है कि ऐसे केसेस में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो बैंक वाइज किया जाता है, ब्रांच वाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक वाइज हमें जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। तो कितना करेगी? 65,000 पे @10% डिडक्ट करेंगी, दैट इज 6,500, एंड जो उसको लेस करके जो भी है वो उन्हें पेमेंट, उनका जो इंटरेस्ट है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 है कि यहाँ पे एक ही बैंक है बट अलग अलग ब्रांचेस में उनके अकाउंट है, तो उस सारे इंटरेस्ट को जो है वो ऐड किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली उनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब देखते हैं जिनका की एज है 45 ईयर्स के ये, ठीक है, एंड रेसिडेंट है। इनका एक अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। एसबीआई से उन्हें पूरे साल भर में 50,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। एक है उनका एचडीएफसी में अकाउंट, एचडीएफसी से उन्हें 35,000 का मिला है, और एक है उनका आईसीआईसीआई में, ठीक है, 40,000 इंटरेस्ट मिला है, ओके। अब सेकेंड केस देखते हैं। मिस्टर ए है, रेसिडेंट है, 45 ईयर्स, तो इनके केस में क्या लिमिट होगी? 40,000 की इनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब हमें देखना है, अगर आप एसबीआई में देखोगे, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने देखा कि ब्रांच वाइज नहीं होता है कैलकुलेट, बैंक वाइज होता है। तो यहाँ 3 अलग अलग बैंक में है, 50,000 मोर देन 40,000 है, तो यहाँ पे 10% से जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। 35 टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बैंक अलग है एंड अमाउंट भी बिलो 40 है, तो टीडीएस नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। 40 को एक्सीड नहीं किया है, इसीलिए यहाँ भी नहीं होगा। अगेन और एक आपको एग्जांपल है कि भले ही उनकी जो टोटल है ये कितनी हुई, 50, 40, 90 प्लस 30, 125, ठीक है, 125 उनको पूरा मिला है, जो कि एक्सीड है 40,000 से, लेकिन हमें बैंक वाइज देखना है। अगेन मैं बता रही हूँ, बैंक वाइज देखेंगे। बैंक वाइज उनके 2 केस में लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ओनली यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा, ओके। अब और एक हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, एज 45 ईयर्स एंड रेसिडेंट, ओके। अब इनका एक ही बैंक में एसबीआई में इनका अकाउंट है। इन्हें एसबीआई से एफडी का इंटरेस्ट मिला है 45,000, आरडी का इंटरेस्ट मिला है 10,000, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इन्हें मिल रहा है 55,000, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा। अब 45 प्लस 10, 55 प्लस 55, टोटल इन्हें मिला है 1,10,000 बैंक में।
अब आप बोलोगे कि बैंक वाइज अगर देखना तो पूरे इस पे हमें टीडीएस जो है डिडक्ट करने की जरूरत है 110 पे, तो नहीं। आपको एग्जाम्पशन का फर्स्ट पॉइंट याद होगा कि सेविंग अकाउंट का कितना भी इंटरेस्ट मिले उस पे जो है टीडीएस हमें डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए जब भी हम टीडीएस का करेंगे तो हमें एफडी एंड आरडी को क्लब करना है। 45 प्लस 10 कितना हुआ 55, तो ये 40,000 को एक्सीड कर रहे हैं, तो इसीलिए इस पे जो है टीडीएस डिडक्ट होगा एट दी 10%। तो 5,500 जो है उनका टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आपको बैंक वाइज देखना है एंड सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था एक बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक के लिए। अब हम और एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिसे कि मैंने आपको बताया था कि डिडक्टर अगर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो उस केस में 40 एंड 50 का जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर अदर पर्सन है एंड अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं जो कि अबाउ 5,000 है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। मान के चलिए एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने लोन लिया है मिस्टर वाई से। ठीक है, अब मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज का कर रहे हैं, इंटरेस्ट का। कितना कर रहे हैं, समझ लीजिए 50,000। ठीक है, अब मिस्टर एक्स कौन है, रेसिडेंट है, इनका एज क्या है 50 इयर्स के है। ठीक है, तो इस केस में देखा जाए तो पर्सन इंडिविजुअल है। अच्छा, रेसिडेंट है, एज 50 इयर्स है, बट ये कौन है, एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल में हमें देखना पड़ेगा एक कंडीशन कि मान के चलिए ये बिजनेस करते हैं, इनका जो टर्नओवर है वो है 1.5 करोड़, मीन्स ये अबाउ 1 करोड़ है, तो इन्हें क्या है, इस पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कैसे, मैंने जैसे बताया, मिस्टर एक्स रेसिडेंट, एज 50 इयर्स। ठीक है, पेमेंट किसका कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अदर पर्सन को कर रहे हैं। फोर्थ, वो एक बिजनेस करते हैं जिसका कि टर्नओवर जो है वो है 1.5 करोड़, जो कि अबाउ 1 करोड़ है। तो सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। और एक कंडीशन जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है 50,000, मीन्स अबाउ 5,000 है, तो ये भी एक इसमें कंडीशन फुलफिल होती है। तो इस केस में उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 10% से। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि अगर कोई अदर पर्सन पेमेंट कर रहा है तो उस केस में आपको इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में आपको ये वाली लिमिट को भी चेक करना जरूरी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, क्योंकि जब भी हम ऐसे कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं तो उसके जो नोट्स होते हैं वो हम उस पर पब्लिश कर देते हैं। साथ ही में हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में भी जाके आप इस सेक्शन को डिटेल में रीड कर सकते हो, FAQs एंड केस स्टडी के साथ में। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।